अनुपमा, कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, लेट हो रहा है। राहुल ने तैयार हो रही अपनी पत्नी अनुपमा को आवाज लगाते हुए कहा। क्या बात है, बड़े उत्साहित हो अपने ससुराल जाने के लिए? इतना उत्साह तो हमारे साथ घूमने जाने में भी कभी नहीं दिखाया। अनुपमा ने मजाक करते हुए कहा। क्यों नहीं? अपने ससुराल तो हर किसी को खुशी खुशी जाना चाहिए। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कि ससुराल जाने में 75 कोने का मुंह बन जाता है। राहुल ने व्यंग कसते हुए कहा। राहुल की ये बात अनुपमा के दिल में चुभ गई। फिर भी उसने फीकी सी मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा। राहुल, तुम्हारी और मेरी ससुराल में बहुत फर्क है। क्या फर्क होता है? ससुराल तो ससुराल है, जैसे तुम्हारा वैसे मेरा। जब मैं अपने सास ससुर का बेटा बनकर वहाँ अच्छे से रह सकता हूँ, तो तुम क्यों नहीं मेरी माँ की बेटी बनकर अच्छे से रह सकती हो? राहुल ने बात को बढ़ाते हुए कहा। अनुपमा चाहती तो जवाब दे सकती थी, पर वो बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वो राहुल के मूड को खराब नहीं करना चाहती थी। जानती थी अगर राहुल का मूड खराब हुआ तो वो जाना ही कैंसिल कर देगा, फिर चाहे वो कितने ही हाथ पैर जोड़ ले। आज उसकी भतीजी का मुंडन था, इसीलिए वो कोई तमाशा नहीं चाहती थी। इसीलिए वो चुपचाप जाकर कार में बैठ गई और दोनों अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। जहां राहुल का ध्यान कार चलाने में था, वहीं अनुपमा ना चाहते हुए भी अतीत की पुरानी बातों में खो गई। दरअसल अनुपमा का ससुराल और मायका दोनों ही कानपुर शहर में था, पर राहुल की जॉब लखनऊ में थी, जिस कारण अनुपमा लखनऊ में रहती थी। कहने को तो अनुपमा अलग शहर में थी, पर यहाँ भी उसे सुकून नहीं था। कानपुर से लखनऊ की दूरी महज 2 घंटे की थी और राहुल की शनिवार रविवार 2 दिन की ऑफिस की छुट्टी होती थी। उसमें अनुपमा की सासू माँ का आदेश था कि छुट्टी के 2 दिन उसे यहाँ सबके साथ बिताने पड़ेंगे और राहुल अच्छे बेटे की तरह माँ की आज्ञा का पालन करता था। शुरू शुरू में अनुपमा को ये बात ठीक लगी, पर अब ये बात उसके लिए सिरदर्द बन गई थी। एक तो पूरे हफ्ते राहुल के पास ऑफिस के कारण टाइम नहीं रहता था, और रहता भी तो राहुल की आदत थी कि घर का कोई काम मरम्मत वगैरह कुछ भी करवानी हो, सब छुट्टी के दिन करने को टाल देता था। पर छुट्टी आने के पहले ही अनुपमा को ससुराल जाना पड़ता था। उसने कई बार राहुल को समझाने की कोशिश की, कभी कभी वहाँ जाने के लिए मना कर दे, पर राहुल मना नहीं कर पाता था। कई बार दोनों में लड़ाई भी हो गई, तो राहुल को लगने लगा अनुपमा वहाँ जाना ही नहीं चाहती। आखिरकार राहुल का रवैया देख उसने खुद सासू माँ से बात की। मम्मी जी, इस बार हम लोग नहीं आ पाएंगे। इस हफ्ते घर में बहुत काम है। तुम्हें वहाँ कौन सा काम है? पूरे हफ्ते काम नहीं कर पाती हो? अरे, 2 लोगों का काम ही कितना होता है, और राहुल तो सुबह सुबह ही चला जाता है। दिन भर क्या करती रहती हो? सासू माँ ने अनुपमा की बात को बीच में काटते हुए कहा। अनुपमा जवाब देना चाहती थी, पर अपने संस्कारों के कारण कुछ नहीं कह सकी। बस इतना ही कहा, मुझे आपको यही बताना था कि हम इस बार नहीं आ पाएंगे। सॉरी कहकर अनुपमा ने फ़ोन काट दिया। शाम को जब राहुल आया तो उसने साफ साफ कह दिया कि मैंने मम्मी जी को इस बार के लिए मना कर दिया है। क्योंकि राहुल काफ़ी थका हुआ था, इसीलिए उसने ठीक है कहकर बात को रफा दफा कर दिया। अनुपमा को डर था कि कहीं राहुल का इस बात का बतंगड़ ना बना दे, पर अब उसे सुकून था और वो अगले दिन का सोचने लगी कि उसे राहुल से क्या क्या काम करवाना है, और साथ में ये भी प्लान बनाने लगी किसी बहाने इतवार को दोनों लोग घूम आएंगे। 2 साल हो गए थे उसकी शादी को, पर वो कहीं भी घूमने नहीं जा पाई थी अपने पति के साथ। अगले दिन अनुपमा बहुत ही अच्छे मन से उठी और सुबह फ्रेश होकर सबसे पहले उसने नाश्ता बनाया, क्योंकि वो जानती थी कि राहुल भूखे पेट कुछ भी नहीं कर सकते। उसके बाद उसने राहुल को उठाया। राहुल फ्रेश होकर बाहर आ गए और दोनों ने गर्मा गर्म नाश्ता किया। अनुपमा
बहुत ही खुश थी कि इतने दिन बाद दोनों लोग बैठकर सुकून से नाश्ता कर रही हैं, वरना पूरा हफ्ता तो काम की भाग दौड़ में और आखिरी छुट्टी के दिन ससुराल में ही काम करते करते निकल जाता था। अनुपमा राहुल को बता रही थी कि उसे किन किन कामों में राहुल की मदद चाहिए कि तभी उसके दरवाजे की घंटी बजी। राहुल ने कहा, इतनी सुबह सुबह कौन है? अनुपमा बोली, पता नहीं, मैं देखती हूँ। जैसे ही दरवाजा खोला, अनुपमा की सासू माँ खड़ी थी। अनुपमा को 440 वोल्ट का झटका लग गया था। अनुपमा को समझ में नहीं आया कि वो सपना देख रही है या सच में सासू माँ उसके सामने खड़ी हैं। सासू माँ उसे गुस्से में घूर रही थी और ससुर जी अनुपमा को देखते ही हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगे। अनुपमा वहीं 2 मिनट तक बिना हिले डुले खड़ी रही। वो अभी तक सदमे में खड़ी थी। तभी पीछे से राहुल ने पूछा, कौन है अनुपमा? राहुल की आवाज़ से मानो वो होश में आई और कहा, मम्मी जी पापा जी आए हैं। ये कहकर वो अंदर कमरे की ओर भागी, क्योंकि अनुपमा ने अभी तक रात के ही कपड़े पहने हुए थे। यही कारण था कि ससुर जी हड़बड़ाहट में इधर उधर देखने लगे थे। अनुपमा जल्दी से अंदर कमरे से कपड़े बदल कर आई। तब तक सासू माँ पूरे घर का मुआयना कर चुकी थी। अनुपमा को देखते ही वो उस पर बरस पड़ी। बहू, ये क्या है? अभी तक तुमने घर की सफाई तक नहीं की और बिना स्नान किए ही नाश्ता कर रही थी। हम लोग तो बिना स्नान किए पानी तक नहीं पीते थे। हम आज भी यही नियम निभा रहे हैं। जानती हो, आज भी यहाँ आने से पहले घर में झाड़ू लगाकर सफाई करके, स्नान करके और नाश्ता करके फिर यहाँ पर आए हैं। और तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। कहते हुए सासू माँ ने अपने सर को झटका। ये सब बातें सुनकर अनुपमा ने अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। उसके चेहरे पर गुस्से और दुख के मिले जुले भाव थे। बहुत कुछ कहना चाहती थी, पर संस्कार बस कुछ कह नहीं सकी। उसने स्वयं को संयत किया और कहा, मैं चाय बना के लाती हूँ। किचन में चाय के साथ अनुपमा का मन भी उबल रहा था। वो मशीनी अंदाज से चाय और नाश्ता की व्यवस्था कर रही थी। तभी सासू माँ किचन में आ गई और अनुपमा से कहने लगी, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देती हूँ। कहकर सासू माँ नाश्ता प्लेट में लगाने लगी। 2 मिनट बाद सासू माँ अनुपमा से कहने लगी, तुम्हें पता है, हमें अपने समय में तो मैक्सी वगैरह पहनने की इजाज़त भी नहीं थी। कमरे में भी साड़ी पहन के ही रहते थे। हम लोगों के कमरे में कोई भी किसी भी समय आ जाए तो किसी को दिक्कत नहीं होती थी। हम तुमसे ये नहीं कह रहे बेटा कि कमरे में ना पहनो, पर कमरे से बाहर निकलो तो कम से कम सलवार कुर्ता तो पहने रहो। कहने को तो बड़े प्यार से ये सब सासू माँ कह रही थी, पर उसके पीछे कसा गया व्यंग उसे समझ में आ रहा था। सासू माँ के इस ज्ञान से अनुपमा थोड़ा बहुत खींच उठी थी, पर फिर भी शांत रही। थोड़ी देर बाद सासू माँ की नज़र बेसिन के नल पर गई, जिसमें से पानी बह रहा था। फिर सासू माँ ने कहा, ये क्या पानी बह रहा है? इस पर अनुपमा ने कहा, नल खराब है तो इसे अभी तक ठीक क्यों नहीं कराया? जानती नहीं, पानी का बहना शुभ नहीं माना जाता है। कहते हैं इससे लक्ष्मी जाती है। और सासू माँ ने कहा। अनुपमा मन ही मन सोचने लगी, आपके बेटे को ऑफिस से फुर्सत कहाँ है, और फुर्सत मिलती भी है तो फिर हम घर में ही नहीं रहते तो कहाँ से ठीक कराएंगे। अनुपमा ये सब सोच रही थी कि तभी उन्होंने राहुल को आवाज़ लगाई और उससे कहा, बेटा पानी बहना अच्छा नहीं होता, अभी के अभी प्लम्बर को बुला कर ला और नल ठीक करवा। राहुल ने एक अच्छे आज्ञाकारी पुत्र की तरह माँ की आज्ञा का पालन किया। अनुपमा मन ही मन में खुश थी कि चलो इसी बहाने महीनों से अटका हुआ काम पूरा हुआ। 2 दिन में सासू माँ ने अनुपमा की पूरी पूरी क्लास ले ली। अनुपमा को लगने लगा कि इससे अच्छा तो वो कानपुर में ही चली जाती। अनुपमा बहू, अब हमारे जाने का समय हो गया है। अब आगे से यही कर लिया करेंगे। कभी तुम कानपुर आ जाया करो तो कभी हम लखनऊ आ जाएंगे। ये कहकर सासू माँ ने और ससुर जी ने अनुपमा से विदा ली। दोनों लोगों के जाते ही अनुपमा धम्म से सोफे पर बैठ गई। उसे ऐसा लग रहा था शरीर में कोई जान ही नहीं है। अनुपमा बैठे बैठे ही सोचने लगी, क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं था कि अनुपमा को अपने सास ससुर से
कोई समस्या थी, बल्कि वो तो उनका बहुत सम्मान करती थी, परंतु कुछ बातें उसको अखरती थीं। वो और राहुल साथ में समय ही नहीं बिता पा रहे थे। हफ्ते के 5 दिन तो ऑफिस और घर के कामों की भाग-दौड़ में जाते थे और बाकी के 2 दिन ससुराल में। अगर किसी दिन भूले-भटके राहुल ऑफिस से जल्दी भी आ जाता, तो भी वो सारा समय आराम करने में निकाल देता था। ससुराल में भी अनुपमा अगर रविवार को राहुल के साथ घूमने की बात कहती, तो सासू माँ ये कहकर रोक देती, पूरे हफ्ते तो साथ में रहती हो, अभी यहाँ तो कम से कम हमारे साथ समय बिताओ। अनुपमा मन में सोच के रह जाती। उसे समझ नहीं आता कि कैसे समझाए अपनी सास को कि साथ रहना और समय बिताने में फर्क होता है। 2 साल हो गए थे शादी को, लेकिन उन्होंने शायद ही कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हो, ऐसा कुछ याद नहीं अनुपमा को। उसे लगने लगा इससे अच्छा तो ससुराल में ही रह लेती। साथ में रहते तो कम से कम हफ्ते का 1 दिन वो राहुल के साथ में तो बिता पाती। यहाँ तो वो साथ होकर भी साथ नहीं थे। ये सब सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। बस अब बहुत हो गया, मुझे राहुल से इस विषय में बात करनी पड़ेगी। ये कहकर वो आंसू पोंछते हुए चल दी राहुल से बात करने के लिए। अनुपमा सब काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची, जहां राहुल उसका इंतजार कर रहा था। अनुपमा बेड पर बैठी ही थी कि राहुल ने उसे पीछे से पकड़ लिया और प्यार से उससे बोला, सारा काम आज ही करना है, थक गई होगी, बाकी काम कल कर लेना। अनुपमा राहुल के इरादों को समझ गई और मन ही मन कुढ़ गई और राहुल से खुद को छुड़ा लिया और बोली, राहुल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जो बात करनी है कल सुबह कर लेना, अभी तुम आराम करो। ये कहकर राहुल ने अनुपमा को बिस्तर पर लिटा दिया। राहुल की इस क्रिया पर अनुपमा खींच उठी और बिस्तर पर बैठते हुए बोली, सुबह आपके पास समय ही कहाँ होता है जो मैं आपसे बात कर सकूं। तो कल जब मैं ऑफिस से आऊं तब बात कर लेना, अभी तुम आराम करो। ये कहकर राहुल ने उसे वापस लिटाने की कोशिश की। इस पर अनुपमा ने खुद को राहुल से छुड़ाया और चिल्लाते हुए बोली, कमाल है, रात को ही तुमको मेरी इतनी फिक्र क्यों होती है। दिन में तो काम करते करते चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, तब तो झूठे मुंह पूछोगे तक नहीं। अगर इतनी ही फिक्र है तो थोड़ी सी तुम भी मदद कर दिया करो मेरे काम में। अब राहुल को भी गुस्सा आने लगा और उसने अनुपमा से कहा, तो क्या अब मैं ऑफिस जाना छोड़कर तुम्हारे साथ घर में काम करूं? अब यही काम रह गया है कि मैं घर में झाड़ू पोछा करूं। और रही बात फिक्र की, तो मैं कमाता किसके लिए हूं? अपने लिए। इस पर अनुपमा ने कहा, राहुल अगर आप कमाते हैं तो मैं भी घर में पूरी व्यवस्था देखती हूँ। हम दोनों ही अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम दोनों आपस में कितना समय एक दूसरे के साथ बिता रहे हैं। राहुल, 2 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हमने आज तक साथ में क्वालिटी टाइम कभी नहीं स्पेंड किया। इस पर राहुल अपना मूड बनाते हुए बोला, मैं तो यही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही झगड़ा कर रही हो। ये कहकर राहुल अनुपमा को वापस पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस पर अनुपमा दांत पीसते हुए बोली, राहुल मैं बिस्तर पर साथ सोने को नहीं बोल रही हूँ, मैं हम दोनों का साथ चाहती हूँ। अनुपमा ने एक गहरी सांस ली और राहुल को समझाने की कोशिश करते हुए बोली, राहुल हमारी शादी को इतने दिन हो गए, पर हम लोग एक बार भी लखनऊ नहीं घूमने गए। इस पर राहुल ने कहा, अरे तो रविवार को घूमने चलेंगे ना। रविवार को हम लोग घर पर कहाँ होते हैं राहुल। आज सोचा था कि कहीं घूमने जाएंगे, तब वो भी संभव नहीं हो सका। अनुपमा अब थोड़ी सी रुआसी हो गई। इस पर राहुल भी सोच में पड़ गया। तुम्हें बोलना चाहिए, हम सब घूमने चलते हैं। इस पर अनुपमा ने कहा, मैंने मम्मी जी से कहा था, पर उन्होंने इनकार कर दिया। तो ठीक है, अगले संडे चलेंगे, राहुल लापरवाही से बोला। अब तक अनुपमा पूरे तरीके से अपने ऊपर से नियंत्रण खो चुकी थी। वो चिल्लाते हुए बोली, संडे संडे संडे, इन 2 सालों में मेरा संडे आया है कभी? शुक्रवार आता नहीं है कि शाम को चलने की तैयारी करनी पड़ती है। शनिवार इतवार वहीं पर काम करते करते ही निकल जाता है। अगर मम्मी जी से घूमने जाने को कह दे तो वो मना कर देती हैं। वहाँ जाने में भी अब मुझे कोफ्त सी होने लगी है। ओह तो ये बात है, अब तुम वहाँ जाना भी नहीं चाहती।
राहुल अनुपमा की बात को बीच में काटते हुए बोला। ये बात सुनकर अनुपमा ने अपना सर पकड़ लिया और अपनी बातों को इस तरह से बोल रही थी मानो उसे बहुत जोर देना पड़ रहा था राहुल को समझाने में। राहुल, आप बात को कहाँ से कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और 2 मिनट गहरी सांस ली और राहुल से कहा, अच्छा ठीक है, आपको वीकेंड पर वहाँ जाना है तो कल आप छुट्टी ले लीजिए और हम दोनों घूमने चलेंगे लखनऊ। क्या कह रही हो, मैं बेवजह छुट्टी करूं? अरे साल में 1 महीने की छुट्टी हम लोगों को मिलती है। अगर उसे भी घूमने फिरने में निकाल दिया तो त्योहार में जब घर जाएंगे तो ज़्यादा दिन रुक नहीं पाएंगे। ये बात सुनकर अनुपमा की आंख में आंसू आ गए और वो रोते हुए राहुल से कहने लगी, आपको मेरे साथ समय बिताना बेवजह लगता है। अरे त्योहार में एक दिन हम वहाँ कम रुकेंगे तो कोई, ये अच्छा है, चित भी मेरी पट भी मेरी। मुझे कुछ नहीं सुनना, आप कल छुट्टी लेंगे और हम घूमने चलेंगे। राहुल ने ऐसी प्रतिक्रिया दी जैसे उसका बहुत समय व्यर्थ चला गया हो। उसने अनुपमा को टालने के उद्देश्य से कहा, अच्छा, कल की कल देखी जाएगी। अभी तो जो हम समय बिताना चाहते हैं वो तो साथ में बिताओ। ये कहकर राहुल अनुपमा के करीब आने लगा। इस पर अनुपमा ने राहुल को झड़कते हुए कहा, मुझे पक्का बताइए, कल आप मेरे साथ चलेंगे कि नहीं? राहुल भी पूरी तरीके से खींच चुका था। वो अनुपमा पर चिल्लाते हुए बोला, अरे यार, कहा ना छुट्टी नहीं ले सकता, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तो ठीक है, इस संडे हम कानपुर नहीं जाएंगे, अनुपमा ने दृढ़ता से कहा। राहुल अब पूरी तरीके से गुस्से में पागल हो चुका था। उसने अनुपमा को कंधे से पकड़कर झकझोरा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोला, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब ध्यान से सुनो मेरी बात। ना मैं छुट्टी लूँगा और ना ही वीकेंड पर जाना कैंसिल करूँगा। तुम्हें घूमने का शौक है तो अकेले जाकर घूम लो, तुम्हें किसी ने रोका नहीं है, समझी? कहकर राहुल ने अनुपमा को हल्का सा धक्का देते हुए छोड़ दिया। अनुपमा के शरीर से ज़्यादा उसके मन को धक्का लगा। वो भी बिस्तर से खड़े होते हुए बोली, ठीक है, जब आपको मेरी परवाह नहीं तो मैं भी आपकी परवाह नहीं करूँगी। मैं अकेले घूम आऊँगी तो आप भी अब अकेले सोइए। ये कहते हुए अनुपमा तकिया उठाकर दूसरे कमरे में चली। जब तक राहुल उसके पीछे पीछे जाता, अनुपमा दरवाजा अंदर से बंद कर चुकी थी। राहुल बाहर दरवाजे पर चिल्ला रहा था और अनुपमा को बुला रहा था, पर अनुपमा ने अपने कानों पर तकिया लगा ली और बिस्तर पर लेट गई। से कोई आवाज नहीं आई तो राहुल बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चला गया। अनुपमा काफी देर तक रोती रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे लगने लगा कि जब तक सबकी जरूरतों के हिसाब से चलते रहो, मुंह बंद करके ताने सुनते रहो, किसी से कुछ भी उम्मीद ना करो, तब तक सब ठीक है। पर जहाँ अपने लिए कुछ कहो तो औरत बुरी क्यों बन जाती है? पता नहीं सबको ये क्यों लगता है। एकल परिवार में रहने वाली औरतों के पास कोई जिम्मेदारी होती ही नहीं है। कोई ये क्यों नहीं समझता, अकेले रहने वाले भी लगभग उतनी जिम्मेदारी निभाते हैं जितनी पूरे परिवार के साथ रहने वाले भी। खाना चाहे एक के लिए पकाए चाहे 10 लोगों के लिए, खाना बनाने वाले बर्तन तो उतने ही निकलेंगे। हाँ, प्लेटों की संख्या जरूर कम ज़्यादा हो सकती है। अगले दिन राहुल उठा, उसने समय देखा तो 8 बज चुके थे। वो काफ़ी हद तक लेट हो चुका था। उसने बाहर आकर देखा, कमरा वैसे के वैसे ही बंद था। नहीं थी, शायद अनुपमा अभी भी सो रही थी। राहुल ने 1-2 बार दरवाज़ा खटखटाकर अनुपमा को जगाने की कोशिश की, पर अनुपमा ने कोई जवाब नहीं दिया। चिंता करने के बजाय राहुल और गुस्सा हो गया, क्योंकि इस समय उसके पास गुस्सा करने का भी समय नहीं था। वो फटाफट तैयार हुआ और बिना नाश्ता किए बगैर टिफिन के ऑफिस निकल गया। इधर अनुपमा देर तक सोती रही। जब राहुल ने दरवाजा खटखटाया तो उसने जानबूझकर जवाब नहीं दिया था और राहुल के जाने के बाद फिर से सो गई। शादी के बाद ये पहली बार था जब अनुपमा इतनी देर तक सोई रही। तकरीबन 11 बजे अनुपमा उठकर हॉल में आई। तनाव के कारण उसका सर दर्द से फटा जा रहा था। सबसे पहले तो उसने अपने लिए चाय बनाई। चाय पीकर उसे कुछ राहत मिली। घर में अभी भी हल्का हल्का अंधेरा था। उजाला कैसे होता
बालकनी के पर्दों को खोलने की जिम्मेदारी भी तो अनुपमा की थी। सबसे पहले अनुपमा ने जाकर पर्दे खोले और बालकनी में जाकर बैठ गई। आज उसका कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। वैसे भी लोगों को तो यही लगता है कि एकल परिवार में औरतें बस आराम ही करती हैं, उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी थोड़ी ना होती है। तो यही सही, यही सोचकर अनुपमा बालकनी में काफ़ी देर बैठी रही। अब तक उसका दर्द काफ़ी हल्का हो चुका था। अनुपमा ने खुद से कहा, बस अब बहुत हुआ दूसरे के लिए, अब मैं अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करूँगी। राहुल नहीं जाना चाहते तो मैं खुद ही जाऊँगी अकेले घूमने। अनुपमा उठी और नहाकर तैयार हुई और नेट पर लखनऊ में घूमने वाली जगह सर्च करने लगी। वैसे तो काफ़ी जगह थी, पर वो उसके घर से काफ़ी दूर थी। आखिरकार उसे लुलु मॉल घूमने के लिए सही जगह लगी। वो वहाँ के लिए निकल गई। मॉल में उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था, पर वो जब भी किसी कपल को हाथों में हाथ डाले दुनिया से बेफिक्र वहाँ पर घूमते देखती थी, तो उसे बड़ी कोफ्त सी होने लगी। वो चाह कर भी उस पल को एंजॉय नहीं कर पा रही थी। उसे हर पल यही लग रहा था, काश उसके साथ राहुल यहाँ होता। वो अपने ही ख्यालों में गुम उस मॉल में घूम रही थी कि तभी वो किसी से टकराई। सॉरी सॉरी, मैंने देखा नहीं। ये कहते हुए जैसे ही उसने सामने देखा तो उसकी बचपन की दोस्त रिया थी। रिया, अनुपमा दोनों ही एक दूसरे का नाम खुशी से बोली और एक दूसरे के गले मिल गईं। तू यहाँ? रिया खुशी से चिल्लाई। हाँ, वो मेरे पति की जॉब इसी शहर में है। तू बता, तू यहाँ कैसे? मेरे पति की बिजनेस मीटिंग थी तो मैं भी उनके साथ आ गई। तभी रिया ने अपने बगल में खड़े आदमी से अनुपमा का परिचय कराते हुए कहा, अनुपमा, ये मेरे पति आलोक है। फिर अपने साथ एक छोटे से बच्चे का परिचय कराते हुए कहा, और ये है मेरा बेटा राज, सो क्यूट। ये कहकर अनुपमा ने राज के गाल खींच लिए, जो कि राज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर अनुपमा आलोक की तरफ रुख करते हुए बोली, नमस्ते जीजा जी, नमस्ते। कमाल है, लोग अपनी बीबियों को हनीमून पर ले जाते हैं, पर आप बिजनेस मीटिंग में लाए हैं। अनुपमा ने हंसते हुए आलोक से कहा, अब क्या करें, बीबी का हुक्म सराखों पर। आलोक ने अपने हाथों से सलाम की मुद्रा बनाकर अनुपमा से कहा, जब इन्हें पता चला कि हमारी मीटिंग लखनऊ में है तो बस हमसे कहा हमें लखनऊ घूमना है, चली आई हमारे साथ साथ। आलोक ने ये बात थोड़ा लखनवी अंदाज में कही। ये बात सुनकर अनुपमा के चेहरे पर हल्की सी उदासी तैर गई। ये बात रिया ने नोट कर ली और उसने आलोक को इशारा किया। आलोक ने रिया के इशारे को समझते हुए उन दोनों से कहा, ऐसा है, आप दोनों सहेलियां बड़े दिनों बाद मिली हैं, तो आप दोनों बातें करें, हम अपने साहबजादे को थोड़ा झूला झूला कर लाते हैं। ये कहकर आलोक राज को लेकर चला गया। चलना अनुपमा, थोड़ी देर बैठकर बातें करते हैं। हाँ यार। और दोनों सहेलियां एक बेंच पर बैठ गईं। तभी रिया ने अनुपमा से पूछा, अनुपमा तो ठीक तो है ना? हाँ, मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ। अनुपमा ने फीकी हंसी से हंसते हुए कहा, लग तो नहीं रहा। अनुपमा अभी भी खामोश बैठी थी और शून्य में ताक रही थी। तभी अनुपमा का फ़ोन बजा। अनुपमा ने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो नाम देखकर उसके चेहरे पर रोष के भाव आ गए। हेलो। अनुपमा ने फ़ोन उठाकर बड़े ही सर्द भाव से कहा, कहाँ हो तुम? अनुपमा, राहुल ने पूछा। अनुपमा ने कुछ जवाब नहीं दिया। 2 मिनट की खामोशी के बाद राहुल ने उससे बोला, अनुपमा, मैं घर आया था, यहाँ पर लॉक लगा हुआ था। आपके पास चाबी तो है, सुबह भी लॉक करके आप ही गए थे। अनुपमा ने कहा, धन्यवाद मुझे बताने के लिए, मैं ऑलरेडी घर आ चुका हूँ। राहुल ने खींचते हुए कहा, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैंने सोचा था आधे दिन की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगा, पर तुम तो यहाँ सब घर बार छोड़कर खुद ही घूमने निकल गई। मम्मी सही कहती हैं, तुम अपने कोई भी काम जिम्मेदारी से नहीं निभाती हो। घर में पूरा घर बिखरा हुआ है, बैठने तक की जगह नहीं है घर में। राहुल अपनी रौ में बोलता हुआ चला जा रहा था। अनुपमा राहुल की इन सब बातों से खींच चुकी थी और अपने आप पर से संयम खो चुकी थी। फोन पर ही राहुल को चिल्लाते हुए बोली, हाँ हाँ, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं निभानी,
मुझे कुछ नहीं करना। मैं बुरी पत्नी हूँ, बुरी बहू भी हूँ। तो तुम अच्छे बेटे बन के अपना काम करो। अब मैं कोई जिम्मेदारी नहीं निभाने वाली। तो ठीक है, इस घर की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती हो तो घर में आने की ज़रूरत नहीं है। राहुल भी चिल्लाते हुए बोला, नहीं आऊँगी, मैं मर जाऊँगी पर उस घर में कभी नहीं आऊँगी। आवेश में कहकर अनुपमा ने फ़ोन काट दिया। अनुपमा अपनी जगह से उठी और आवेश में मॉल के जिस फ्लोर में थी वहां से कूदने की कोशिश करने लगी कि रिया ने उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लिया। क्या कर रही है अनुपमा, पागल हो गई है क्या? रिया ने हाथ पकड़कर उसको खींचते हुए कहा। पागल नहीं हो गई हूँ, परेशान हो गई हूँ। अब मर जाऊंगी तो सबको मुझसे मुक्ति मिल जाएगी। ये कहकर जोर जोर से बिलख कर रोने लगी। रिया ने उसको गले से लगा लिया, उसको शांत कराने की कोशिश करने लगी। इधर आलोक भी ये सब देखकर उन लोगों के पास दौड़ा दौड़ा आया। अब मॉल के बाकी सब लोग भी ये सब तमाशा देख रहे थे। थोड़ी देर में उनके पास मॉल का मैनेजर पहुंचा और उन लोगों से कहने लगा, मैम आप लोग प्लीज़ यहाँ से जाइए, यहाँ पर कोई भी तमाशा हमें नहीं चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता भी है यहाँ पर क्या हुआ और आप यहाँ से जाने को कह रहे हैं? आलोक ने कहा, हमने सीसीटीवी कैमरे में सब देख लिया है। आपको सुसाइड करना हो तो यहाँ से बाहर जाकर कीजिए, मॉल में ये सब तमाशा मत कीजिए, मैनेजर ने कहा। तभी रिया थोड़ा गुस्से में बोली, अजीब बात है, यहाँ आप सहानुभूति दिखाने के बजाय संवेदनहीनता दिखा रही हैं। अगर इन्हें कुछ हो जाता तो पुलिस तो हमसे ही पूछताछ करती। देखिए सर, आप इनको लेकर जाइए, अगर इन्होंने कुछ भी किया तो खामखा मॉल की बदनामी होगी। मैनेजर ने रिया की बात को बीच में काटते हुए बोला। रिया कुछ बोलने ही वाली थी कि आलोक ने कहा, रहने दो रिया, अभी फिलहाल तुम अपनी दोस्त को यहाँ से लेकर चलो। अनुपमा अभी भी रिया के कंधों पर सर रखकर सुबक रही थी। जाते हुए आलोक ने मैनेजर से कहा, मैं जानता हूँ आप यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पर फिर भी प्रश्न पूछना चाहूँगा। अगर उस लेडी की जगह आपकी अपनी बहन होती और ये सब कर रही होती, तब भी आप उससे इसी तरह का व्यवहार करते? ये प्रश्न सुनकर मैनेजर ने अपना सर नीचे झुका लिया। इस पर आलोक ने कहा, इंसान की पहली ड्यूटी इंसानियत होती है, उसके बाद बाकी ड्यूटी आती है, तो हो सके तो ये याद रखिएगा। ये कहकर आलोक वहां से रिया और अनुपमा और राज को लेकर निकल गया और अपने होटल आ गया। रूम में आकर रिया ने अनुपमा को पानी पिलाया। अनुपमा शून्य में ताक रही थी। काफी देर तक अनुपमा यूं ही बैठी रही। तभी आलोक ने रिया को इशारे से बाहर आने को कहा। बाहर आकर आलोक ने रिया से कहा, रिया मेरी एक मीटिंग है, तुम अपनी दोस्त के साथ ही रहो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। 2 मिनट के लिए आलोक खामोश हो गया, फिर रिया से बोला, आई एम वेरी सॉरी रिया, मुझे इस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए। अगर ये मीटिंग इम्पोर्टेंट ना होती तो। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, आप जाइए, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, रिया ने प्यार से कहा। तुम मुझे कितना समझती हो, ये कहकर आलोक ने रिया को गले लगा लिया। रिया को सब समझ में आ रहा था कि आलोक ने ये सब उसका टेंशन से ध्यान हटाने के लिए किया था। रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही आलोक है जिससे कुछ दिन पहले तक प्यार के 2 बोल सुनने के लिए भी तरस जाती थी। आलोक के जाते ही रिया थोड़ा गंभीर हो गई। अनुपमा उसकी बचपन की दोस्त थी। उसे अनुपमा की यह हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा था कि एक और रिया उसके सामने खड़ी है, पर उसके लिए अनुपमा की कहानी जानना पहले जरूरी था। और वो रूम की तरफ बढ़ने लगी। अनुपमा की कहानी जानने के लिए राहुल ऑफिस निकल गया। ऑफिस जाकर वो सीधे अपनी डेस्क पर बैठकर काम करने लगा। पर थोड़ी ही देर में उसको भूख लगने लगी। पर समस्या ये थी कि अभी तक लंच टाइम नहीं हुआ था। ऑफिस में वो मन ही मन अनुपमा पर भुनभुना रहा था। खाली पेट होने के कारण राहुल का ऑफिस के काम में दिमाग भी नहीं लग रहा था। बार बार उससे गलतियां हो रही थी, जिस कारण उसको डांट भी सुनने को मिल गई। वो अपनी टेबल पर बैठकर अनुपमा के ऊपर गुस्सा निकाल ही रहा था कि तभी उसका दोस्त जतिन, जो कि उसका ऑफिस का कलीग भी था, उसके पास आया और उससे पूछा, तू ठीक है ना? कहाँ से ठीक होऊंगा, खाली पेट दिमाग ही काम नहीं करता मेरा।
राहुल ने थोड़ा झल्लाते हुए बोला। क्यों, आज भाभी ने खाना नहीं दिया क्या? जतिन ने मजाक करते हुए कहा। कहाँ से देगी महारानी, झगड़े से तो फुर्सत मिल जाए उनको। राहुल ने परेशान होते हुए बोला। जतिन को एहसास हुआ कि मामला गंभीर है। वो राहुल से बोला, चलो यार कैंटीन में चलते हैं, कॉफ़ी पी लेते हैं। राहुल ने बोला, नहीं यार मेरा मन नहीं है। हाँ जानता हूँ मैं, लेकिन मुझे तो कंपनी दे दे। कहते हुए जतिन राहुल को खींचकर कैंटीन में ले गया। वहाँ कॉफ़ी और सैंडविच ऑर्डर कर दी। राहुल को नाश्ता करके थोड़ी सी राहत मिली। तभी जतिन ने उससे पूछा, चल अब बता क्या बात है। शादी के बाद आज पहली बार है कि तू बिना टिफिन के ऑफिस आया है। होना क्या है यार, वही सास बहू का टिपिकल झगड़ा। राहुल ने थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। पर तेरी तो फैमिली दूसरी सिटी में है, जतिन ने कहा। यही तो समस्या है। राहुल की आंखों में इस समय परेशानी और उलझन दोनों ही जतिन को दिख रहे थे। राहुल 2 मिनट खामोश रहा, मानो सोच रहा हो कि अपनी समस्या को उसे बताऊं कि ना बताऊं। जतिन उसकी उलझन को समझते हुए बोला, राहुल मैं तुम्हारा कलीग ही नहीं, बचपन का दोस्त भी हूँ। हम दोनों की ही फैमिली शहर में नहीं है, इस हिसाब से हम दोनों एक दूसरे की फैमिली तो बन ही सकते हैं। आज हमारे बीच जो भी बात होगी हमारे बीच रहेगी, प्रॉमिस। जतिन ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, जानता हूँ यार, ये तुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, पर समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। तू पहले बात तो बता। कुछ नहीं यार, वही माँ चाहती है कि मैं हर वीकेंड उनके साथ बिताऊं, और अनुपमा बात बात पर झगड़ा करने लगी है कि मैं घुमाने के लिए क्यों नहीं जाता, घर के कामों में ध्यान नहीं देता। तू तो जानता ही है कि ऑफिस के काम का इतना लोड है कि घर जाने पर एक गिलास उठाकर पानी पीने का भी मन नहीं करता। तो उसे घुमाने फिराने और उसकी कैसे हेल्प करूं? और वीकेंड पूरा कानपुर में ही बीत जाता है। हाँ तो ठीक है, इस वीकेंड अपने घर मत जा और भाभी को घुमा ला। अरे यार, कोशिश की थी शुरू में मैंने मम्मी को मना करने की, लेकिन उनका रोना धोना शुरू हो गया कि तू बदल गया है, अब बीबी के आगे माँ बाप की कोई वैल्यू ही नहीं। उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द बोले कि क्या बताऊं। लग रहा था कि मैंने शादी होते ही उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए हूँ और जोरू का गुलाम बन गया हूँ। राहुल थोड़ा खींचने लगा था। उधर अनुपमा भी हर हफ्ते यही रोना मचा देती है कि कानपुर जाने को मना कर दो। इनफैक्ट कई बार तो मैंने अनुपमा को इसी चक्कर में झिड़क भी दिया। इस बार तो उसने खुद ही आगे बढ़कर जाने से मना कर दिया। हाँ, तो ये तो अच्छा हुआ, तुझे मम्मी की बात को सुनना भी नहीं पड़ा, तेरा काम भी हो गया। जतिन राहुल की बात को काटते हुए बोला। इस बात पर जतिन को थोड़ा उत्साह भी हो रहा था। अरे यार, यही तो रोना मच गया। राहुल दिमाग पर बल देते हुए बोला। क्या मतलब? जतिन ने असमंजस की स्थिति में पूछा। मतलब ये कि मम्मी यहीं पर आ गई और उसके बाद सारी बातें राहुल ने जतिन को बता दी। राहुल ने गहरी सांस छोड़ी और जतिन से पूछा, अब तू ही बता यार, मैं क्या करूं? पर भाभी भी तो ठीक कह रही हैं। जतिन ने राहुल को समझाने की कोशिश करते हुए कहा। यार तू ही सोच, 2 साल हो गए तुम दोनों की शादी को, पर अभी तक एक दूसरे के साथ टाइम नहीं स्पेंड किया, तो भाभी को बुरा लगेगा ही। कब तक वो भी बर्दाश्त करेंगी? आज नहीं तो कल ये होना ही था। जानता हूँ यार, इसीलिए तो रात को उसके साथ समय बिताने की कोशिश करता हूँ, पर उसे लगता है कि मुझे उसके शरीर के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। जानता है राहुल, औरत और मर्द की सोच में यही फर्क होता है। राहुल, औरतों के लिए जिस्मानी रिश्ता ही काफ़ी नहीं होता, वो हमारे साथ बात करना चाहती हैं, समय बिताना चाहती हैं। यार कहाँ से लाऊं समय? पूरा दिन तो ऑफिस में कमर टूट जाती है और घर जाकर भी उनके साथ काम में जूझूं, ये कहाँ हो पाएगा। एक तो पूरा दिन बॉस के लेक्चर सुनता हूँ और फिर घर जाकर उसका भी लेक्चर सुनूं, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। राहुल ने कान में उंगली डालकर मुंह बनाए हुए कहा। जतिन ने एक गहरी सांस छोड़ी, फिर राहुल से कहा, यार चीज़ें इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितनी तुम बना रहे हो। अच्छा एक बात बता, क्या भाभी ने तुझसे कभी कहा कि घर के कामों में मेरी मदद करो, या जाते ही वो तुझसे सारी दुनिया की शिकायत करने लगती हैं? ये सुनकर राहुल सोच में पड़ गया और कहने लगा, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, पर कहीं प्लम्बर कहीं इलेक्ट्रीशियन, इन सबको बुलाने के लिए तो कहती ही रहती है।
राहुल ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू साबित करने की कोशिश करते हुए कहा, अरे यार, घर है तो वहाँ की मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी तो तुम दोनों की होगी। अच्छा, अगर वो इन सबको अकेले बुला ले और उनके साथ कोई हादसा हो जाए तो तू क्या करेगा? क्या तू नहीं जानता कि आजकल कितनी सिक्योरिटी इस दुनिया में है? जतिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। इस बात पर राहुल ने अपनी नज़र नीचे झुका ली। और रही बात लेक्चर की, तो तू जिसे लेक्चर कह रहा है ना, वो लेक्चर नहीं होता है। उनकी मन की भावनाएं होती हैं। क्या वो 10 मिनट तुझसे अपने मन की बात भी नहीं शेयर कर सकती? जरा सोच कर देख, पूरा दिन तुझे अकेले घर में रहना पड़े, तुझसे बोलने बताने वाला कोई ना हो, तो तुझे कैसा लगेगा? जतिन ने कहा। यार, उसके पास मोबाइल फ़ोन तो है ना, जब चाहे किसी को भी फ़ोन मिलाकर बात कर सकती है। मैंने रोका थोड़ी ना है। राहुल अपनी सफाई देते हुए बोला। इस बात पर जतिन ने अपना सिर पीट लिया और कहा, यार तेरा कुछ नहीं हो सकता। जतिन ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, राहुल, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो एक पत्नी सिर्फ अपने पति से ही करना चाहती है। ये कहकर जतिन खामोश हो गया और 2 मिनट कुछ सोचने लगा। उसके दिमाग में एक विचार उपजा और उसने राहुल से पूछा, अच्छा एक बात बता, भाभी तुझसे क्या क्या शिकायतें करती हैं? अभी बताया तो कुछ कि कल रात को क्या कह रही थी। मैं कल रात के अलावा और दिनों की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। दरअसल शादी के 2 साल बाद भी राहुल अनुपमा से ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। सिर्फ जितनी जरूरी होती थी उतनी ही बात अनुपमा कह पाती थी। राहुल को बहुत जोर देने पर भी याद नहीं आ रहा था, सिवाय इसके कि घर खर्च खत्म होने पर अनुपमा उससे पैसे मांगती थी, या घर की मरम्मत के लिए कहती थी, या खाना देना पानी देना जैसे शब्द। यार, अनुपमा ने तो ज़्यादा कोई शिकायत नहीं की सिवाय इसके कि हम कानपुर न जाएं। वो शिकायत नहीं, रिक्वेस्ट थी, ताकि तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड कर सको। ये सुनकर राहुल खामोश हो गया। फिर जतिन से बोला, तुम मेरी पत्नी को इतने अच्छे से कैसे समझ सकते हो, जबकि मैं भी उसको इतनी अच्छे से नहीं जानता। मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं, बल्कि औरतों को समझता हूँ। उन्हें घर में रहकर क्या तकलीफ होती है, क्या तुम्हें पता है? उनको हर महीने पीरियड्स में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, कितने मूड स्विंग से गुजरना पड़ता है। कभी पेट दर्द, कभी सिर दर्द, तो कभी चक्कर आना और न जाने क्या क्या। कितनी तकलीफ को वो सहती हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहना, ना कोई बात करने वाला, ना कोई दुख दर्द बांटने वाला। इन सब को समझता हूँ। रही बात तुम्हारे जानने की, तो क्या तुमने अपनी पत्नी को जानने की कोशिश भी की है? कभी बैठकर उससे पूछा है, उसे कोई तकलीफ तो नहीं है? उसकी पसंद नापसंद जानने की कोशिश की है? कभी नहीं, क्योंकि तुम्हें तो उसकी बातें लेक्चर लगती हैं। जतिन थोड़ा व्यंग्यात्मक लहजे में बोला। ये सुनकर राहुल सोच में पड़ गया। फिर जतिन से पूछा, तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता औरतों के बारे में? ये सब मुझे मेरी माँ ने बताया है, जतिन ने कहा। राहुल जतिन की ओर हैरानी से देखने लगा और उससे कहा, तेरी माँ तुझसे इस तरह की बातें करती है? राहुल की टोन से साफ समझ में आ रहा था वो जतिन की माँ को बेशर्म कहने की कोशिश कर रहा था। ये सुनकर जतिन को थोड़ा गुस्सा आ गया और थोड़ा सख्त स्वर में बोला, वो मुझसे बात नहीं करती, सिर्फ ये समझाती हैं कि औरत को किस किस तकलीफ से गुजरना पड़ता है। मैं जानता हूँ कि एक माँ का अपने बेटे से इस तरह की बात करना गलत समझा जाता है समाज में, पर खुद ही सोचो, जब एक औरत ये नहीं समझाएगी पुरुष को कि उसको क्या तकलीफ है, तो वो कैसे समझेगा उसकी तकलीफ को? तुझको ही देख ले, तेरी माँ ने तुझको इस तरह से नहीं समझाया। तू आज भाभी की तकलीफ समझ पा रहा है क्या? मेरे पापा भी कभी माँ को नहीं समझते थे, इसीलिए मुझे वो समझाती थी कि औरत को किन किन तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है और उन्हें क्या क्या चाहिए होता है। ये सुनकर राहुल ने अपनी आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुका ली और जतिन से बोला, सॉरी यार, मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। हमारे समाज में तो तुम जानते हो क्या चलता है। तुम्हें पता है, अगर घर में मम्मी पापा के सामने मैं अनुपमा से कुछ ज़रूरी बात भी कर लूँ, तो मम्मी मुझे ऐसे देखती हैं जैसे मैं बहुत ही बेशर्म हो गया हूँ। भाभी तेरी पत्नी है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं कि तू सबसे छुपाता फिरता है। जतिन थोड़ा तेज स्वर में बोला। फिर एक गहरी सांस छोड़ी और राहुल से बोला,
तू ये सब छोड़ और भाभी को घर में जाकर मना। हाफ डे की छुट्टी ले और उनके साथ घूमने फिरने जा। फिर देखना कैसे भाभी का गुस्सा छूमंतर हो जाता है। जतिन के समझाने की वजह से राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ था, इसीलिए उसने अनुपमा को फोन किया था, लेकिन फोन पर दोनों की फिर से लड़ाई हो गई। राहुल को भी अनुपमा की बातों से गुस्सा आ गया था और गुस्से में उसने भी दोबारा फोन नहीं किया। क्या अनुपमा वापस राहुल के पास आएगी? क्या अनुपमा और राहुल दोनों एक दूसरे को समझ पाएंगे? क्या अनुपमा को उसका मायका वापस मिल जाएगा? क्या रिया अनुपमा और राहुल को मिलाने में कामयाब हो पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी कहानी रिश्तों का अपमान भाग 2 जरूर सुनें। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।